हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी का क्विक रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक्स के थ्रू। तो उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स को याद किया था ट्रिक्स के थ्रू। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग शेड्यूल्स को याद करेंगे ट्रिक्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली टोटल 8 शेड्यूल्स थे। फिर अमेंडमेंट्स के थ्रू 4 शेड्यूल्स और ऐड किए गए और अभी प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स को याद करने के लिए ट्रिक है जो आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगी। ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब अगर हम शेड्यूल्स याद कर रहे हैं तो इसी समय शेड्यूल से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स हैं और शेड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो थोड़ा डीप में देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे यूपी पीसीएस पेपर का जो है लेवल थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें भी अपना रिवीजन का पढ़ाई का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के टीयर्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल हमारे 5 शेड्यूल्स कवर हो जाएंगे। शेड्यूल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है टीयर्स का टी। टीयर्स का टी, टी फॉर टेरिटरी। जैसे कि हमारे पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात होती थी, उसी तरह हमारे शेड्यूल 1 में भी टेरिटरी की बात हो रही है, स्टेट्स और यूटीज की। फिर शेड्यूल 2 आता है जिसमें इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे टीएस का ई है, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स ऐसा लग रहा होगा जैसे कुछ मुआवजा मिल रहा है, तो उससे याद रख लेंगे हम रुपया यानी पैसा यानी कि सैलरी। तो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं सैलरी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शेड्यूल 2 में किसकी किसकी सैलरी रिप्रेजेंटेड है। तो हम याद कर लेते हैं, इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टेट का और एक हमारे सेंटर का। तो सेंटर में अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे प्रेसिडेंट सेंटर में आ जाते हैं, तो गवर्नर उसी तरह स्टेट में आ जाते हैं। अगर हम वहाँ के विधानसभा और लोकसभा की बात करें तो हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ के, लोकसभा के भी और विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। इसी तरह अब स्पीकर की बात हो गई है तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को नहीं पीछे छोड़ सकते। तो जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो हमें याद रखना है, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो शेड्यूल 2 में वाइस प्रेसिडेंट की भी हमारी सैलरी है। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कहाँ के, राज्यसभा के भी, और जिन स्टेट्स में विधान परिषद है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके भी। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए तो स्टेट में हम हाई कोर्ट के जजेस पढ़ लेंगे, तो हाई कोर्ट के जजेस भी हैं। और एक बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो है कैग। उसको भी हम शेड्यूल 2 में देखते हैं, उसकी भी सैलरी शेड्यूल 2 में रिप्रेजेंटेड है। फिर आ जाते हैं हम शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में टीयर्स का ए है। ए फॉर हम कह सकते हैं एफर्मेशन। तो ए फॉर एफर्मेशन फुल फॉर्म हो गया हमारा ओथ एंड एफर्मेशन। शेड्यूल 3 हो गया हमारा ओथ एंड एफर्मेशन। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि शेड्यूल 3 में किसकी किसकी वोट रिप्रेजेंटेड है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, अगर हम एक सीरीज़ में याद करें तो जैसे कि हमारे कैंडिडेट्स होते हैं एमपी एमएलए का इलेक्शन जो लड़ते हैं, उनकी जो है ओथ इसमें रिप्रेजेंटेड है। अब जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से कुछ जीते होंगे तो वो एमपी एमएलए बन गए होंगे, तो उनकी भी वोट इसमें रिप्रेजेंटेड है। अब इसी एमपी एमएलए में से ही कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते हैं, तो उन मिनिस्टर्स की भी इसमें वोट रिप्रेजेंटेड है। मिनिस्टर हैं, एमपी एमएलए हैं, तो एमपी बनेंगे यूनियन में और एमएलए बनेंगे स्टेट्स में। और फिर 2 कॉमन बॉडीज़ हैं जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में कॉमन है, वो हमारी कैग है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं। हमें ये याद रखना है कि शेड्यूल 3 में ना ही प्रेसिडेंट की, ना ही गवर्नर की, ना ही डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ये सब कुछ नहीं है। हमारे शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में 2 ही चीज़ कॉमन है, एक हमारी कैग और एक हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। अब आ जाते हैं हम 4th शेड्यूल में, जिसको हमारे टीयर्स का आर रिप्रेजेंट कर रहा है। आर फॉर हमें याद रखना है राज्यसभा, तो इसमें शेड्यूल 4 में आ जाती हैं राज्यसभा की सीट्स। अब आप मेंशन कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट्स कौन से स्टेट में हैं और सबसे कम कहाँ पे हैं। अगला है हमारा शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 टीयर्स के एस से रिप्रेजेंट हो रहा है। एस फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल है तो इसको हम याद रखेंगे, एस फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें टोटल 10 स्टेट्स आते हैं। अब इनको भी हमें याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि 5th शेड्यूल में कौन सा स्टेट्स है, कौन सा स्टेट नहीं है। तो हम याद कर सकते हैं इसको भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये एक साथ याद कर सकते हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हुए थे। फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ ये भी डिवाइड हुए थे। फिर हम बॉर्डर अगर देखें गुजरात के साथ हमेशा राजस्थान को याद कर सकते हैं, और इसके साथ हम हिमाचल प्रदेश को भी याद कर सकते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ये एक सेट बन सकता है। और अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएं अपने मैप में तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से बॉर्डर लगता है एमपी का,
फिर एकदम ईस्ट में हो गया उड़ीसा। तो महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा। अगर हमारे माइंड में इंडिया का मैप क्लियरली बना हुआ है तो ये हम आसानी से याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़, गुजरात के साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ये हमारे 10 स्टेट्स इस 5th शेड्यूल में आते हैं। टीयर्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आते हैं ऑफ में। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के ऑफ में आते हैं। इसमें 2 शेड्यूल कवर हो रहे हैं। ओ से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अदर ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल 5 था हमारा शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और शेड्यूल 6 है हमारा अदर ट्राइबल एरियाज। ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज। इसमें टोटल 4 स्टेट्स हैं। 4 स्टेट्स को याद करने की ट्रिक है, एटीएम में मनी नहीं। एटीएम में मनी नहीं। मनी नहीं का मतलब है यहाँ पे कि मणिपुर नहीं है 6 शेड्यूल में। शेड्यूल 6 में मणिपुर नहीं है। तो ये हमें याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बाकी एटीएम में से हम याद रख सकते हैं असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है, लेकिन मणिपुर नहीं। तो एटीएम में मनी नहीं। फिर आता है हमारा शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 रिप्रेजेंट हो रहा है एफ से। एफ फॉर फेडरल लिस्ट। एफ फॉर फेडरल लिस्ट है। इसमें टोटल 3 लिस्ट है, हमें पता है। यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। और इसी सीरीज में जो भी है हमारे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, जिनके अंडर में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लॉ बना सकती हैं। अब हम आते हैं शेड्यूल्स ऑफ ओल्ड पीएम के ओल्ड में। इसकी भी ट्रिक है। कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले ऐड करी गई अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे? तो वो थी सिंधी लैंग्वेज। 21st अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 15th ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। सिंधी को हम याद कर सकते हैं हिंदी से, लगभग सिमिलर साउंड करते हैं सिंधी हिंदी। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई वो थी सिंधी, और ये 15th ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। ये ऐड हुई थी हमारे 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। 21st में अगर हम हाफ सेंचुरी लगाएं यानी कि 50 ऐड करें तो हम पहुंचते हैं 71st पे। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। इसमें 3 लैंग्वेजेज ऐड करी। इसका निमोनिक है कौन माने। कौन माने। तो कौन से है कोंकणी, मान से है मणिपुरी, ने से है नेपाली। कौन माने। ये 3 लैंग्वेजेज ऐड करी गई 71st से। अब 21st और 71st इसको ऐड कर दें तो हम पहुंचते हैं 92nd पे। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके थ्रू हमने 4 लैंग्वेजेज ऐड करी। इस 4 के लिए निमोनिक है बड़ी थाली। बड़ी थाली। बा से हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी, और थाली में आ जाएंगी 2 थाली, एक मैथिली और एक संथाली। ठीक है। अब यहाँ पे 4 लैंग्वेजेज ऐड हुई थी, तो इसी 4 को अगर हम 92 में ऐड कर दें तो हम पहुँच जाते हैं 96th अमेंडमेंट में। 96th अमेंडमेंट से क्या हुआ 2011 में उड़िया लैंग्वेज का नाम चेंज हुआ और उड़िया हो गया। उड़िया से उड़िया हो गया। तो कौन कौन से अमेंडमेंट हमारे रिलेटेड हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 से? हो गए 21st जिससे सिंधी ऐड हुई, 71st जिससे 3 ऐड हुई कौन माने, 92nd जिससे 4 ऐड हुई बड़ी थाली, और 96 से उड़िया का नाम उड़िया चेंज हुआ। अब ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि 71st से 3 हुई थी या 4 हुई थी। तो उसके लिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं कि जो भी लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हुई हैं। पहले 1 आई 21st अमेंडमेंट से, फिर आई हमारी 3 लैंग्वेजेस 71st अमेंडमेंट से, फिर आई हमारी 4 लैंग्वेजेस जो कि हैं 92 अमेंडमेंट से। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 1, 3, 4। ठीक है। 21 में 50 ऐड किया 71st इससे 3, 71st और 21st को ऐड किया 92 इससे 4, और 4 को 92 में ऐड किया 96 से उड़िया उड़िया में बदल गई। तो अब हमारा ओल्ड का ओ कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल ओल्ड के एल से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एल फॉर है यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स। ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया 1951 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1951 में, हमारी पहली गवर्नमेंट बनी, तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए, और लैंड रिफॉर्म्स को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए इसको 9 शेड्यूल में डाला गया, और बोला गया कि 9 शेड्यूल में जो भी लॉज बनेंगे वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होंगे। तो 9 शेड्यूल में हमारे लैंड रिफॉर्म्स आए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में। ये हमको टाइम याद रखना है क्योंकि ये पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। तो 9 शेड्यूल 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लैंड रिफॉर्म्स। फिर आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ओल्ड के डी से रिप्रेजेंट हो रहा है। डी फॉर डिफेक्शन है। तो हो गया हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 52nd अमेंडमेंट से लाया गया 1985 में। 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इससे जो पार्टी के दूसरे बड़े नेता थे वो नाराज़ हो गए, और इसकी वजह से डिफेक्शन चालू हो गया था। तो डिफेक्शन को रोकने के लिए राजीव गवर्नमेंट ने
ये डिफेक्शन लॉ लेके आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में। अब आप याद रख सकते हैं कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, और उन्होंने तभी लेके आया अमेंडमेंट, तो इसके थ्रू हम 10th शेड्यूल याद रख सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हमारा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का ओल्ड खत्म हो गया, अब हम आते हैं पीएम पे। पीएम हमने अपने पहले वीडियो में भी देखा था इस सीरीज के, जो पार्ट्स वाला वीडियो था उसमें मैंने कहा था पीएम हमेशा साथ में रहते हैं, वहाँ भी पीएम का मतलब पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज था, यहाँ पे भी वही मतलब है। तो 11 शेड्यूल है पी फॉर पंचायत, ये हमारे 73rd अमेंडमेंट से आया है 1992 में। और फिर 12 शेड्यूल है हमारा म्यूनिसपैलिटीज, ये हमारे 74th अमेंडमेंट से आया है 1992 में। अब ये 29 और 18 क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो पंचायत के अंडर में 29 सब्जेक्ट्स हैं और म्यूनिसपैलिटीज़ में हमारे 18 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट से और 74th अमेंडमेंट एक्ट से और क्या आया था, कौन से पार्ट्स आए थे, आप बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पीएससी कंपेनियन। आप इस वीडियो को अगर बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के अलावा जो इसमें हमने और देखी हैं, लैंग्वेजेस की ट्रिक्स देखी हैं और स्टेट्स की ट्रिक्स देखी हैं, वो इम्पोर्टेंट बन सकती हैं इस बार यूपीपीसीएस के लिए। तो अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।